जय हिंद दोस्तों अच्छी खबर है। 8वें वेतन आयोग ने खुद ही साफ कर दिया है कि किस प्रकार से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मांगें पूरी होंगी। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे 8वें वेतन आयोग ने कब कहा। जी हाँ दोस्तों, कल यानी कि 24 तारीख को देहरादून में 8वें वेतन आयोग का जो संगठन है उनके साथ में मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में दोस्तों बिल्कुल 8वें वेतन आयोग ने बड़े ही पोलाइटली सभी के साथ में बात की, संगठनों के साथ में। और आपको मैं बता दूं कि वहां पर जो डिफेंस का संगठन है दोस्तों, आपको पता है एक्स सर्विसमैन का वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, तो उन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी। और इवन की दोस्तों मैं आपको आगे ऑडियो सुनाऊंगा कि 8वें वेतन आयोग ने क्या क्या शर्तें रखी हैं या किस प्रकार से कहा है इनको कि आपको किस प्रकार से ये सारी चीजें जो आप मांग कर रहे हैं ना, चाहे इक्वल एमएसपी है, चाहे 75% पेंशन है, ये सारी की सारी किस प्रकार से मिल सकती है, खुद 8वें वेतन आयोग ने बताया। तो आपको बताऊं दोस्तों कि जो संगठन वहां पर मिला था वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, उनको 4 मिनट का समय दिया गया था। जो उनके वक्ता हैं, वकील हैं, उन्होंने जो बताया है अभी आप सुन लेना, ऑडियो में आपको सुनाऊंगा वीडियो में। तो 4 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन दोस्तों इतना लंबा चौड़ा उनका पूरा डिमांड थी कि 1 घंटे तक उनको लग गया। फिर भी दोस्तों उन्होंने अच्छी तरह से सुना, हर चीज का जवाब दिया। और इसमें दोस्तों यह भी बताया 8वें वेतन आयोग ने कि भैया हम आजकल के मॉडर्न जमाने में जो है एआई का इस्तेमाल करेंगे, और एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे 8वें वेतन आयोग की पूरी गणना उसको एनालाइज करने में। उसके बाद दोस्तों इसे लागू किया जो है रिकमेंडेशन दी जाएगी। और कुल मिलाकर तो दोस्तों उन्होंने संगठनों के साथ में बड़े अच्छे खुशी के साथ में जो अच्छे माहौल में बातचीत हुई। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है दोस्तों, उन्होंने भी देखिए दोस्तों, उन्होंने अपनी ये वाली पूरी मांगे रखी हैं दोस्तों, जो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया था जेसीओ ओआर को लेकर के दोस्तों। ये सारा का सारा है दोस्तों, बहुत लंबे चौड़े पन्नों का है। अब मैं आपको इसको संक्षेप में बता देता हूँ। मेरे ख्याल से 48 पेज हैं दोस्तों, इसीलिए तो टाइम लग गया। हर चीज का जो है एक्सप्लेनेशन किया गया है कि भाई इक्वल एमएसपी क्यों होनी चाहिए, क्यों 75% पे होनी चाहिए, पेंशन होनी चाहिए। ये सारी की सारी जो है ना वो बहुत ज्यादा वो है, लेकिन मैं इन चीजों पर नहीं जाऊंगा दोस्तों एक्सप्लेनेशन में, ताकि क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। तो सबसे पहले वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन में जो मांग रखी है दोस्तों वहां पर, और जो बताया है ना 8वां वेतन आयोग ने कि किस प्रकार से आपको मिल सकती है, तो कृपया करके वो भी देख लेना, उनकी वॉइस सुन लेना, ठीक है। पहले जो इनकी मुख्य मांगे हैं, 48 पन्नों का तो नहीं लाऊंगा मैं, 3-4 में ही आपको खत्म कर दूंगा। मोटी मोटी जो मांगे हैं, मुख्य मांगे, समान एमएसपी यानी कि इक्वल एमएसपी की मांग की गई है दोस्तों। जेसीओ एनसीओआर को अभी 5200 रुपए मिलते हैं, जबकि अधिकारियों को 15,500। गैर युद्धक यानी कि एमएनएस को 10,800। यह अन्याय है, सभी युद्धक कर्मियों को समान एमएसपी दी जाए। तो दोस्तों यहाँ पर कोई सर्टेन अमाउंट की बात नहीं की गई है कि इतना मिले इतना मिले। भाई जितना भी मिले, चाहे अधिकारी हो चाहे जवान जेसीओ हो, सबको, क्योंकि वो युद्धक कर्मी हैं तो उनको बराबर मिलनी चाहिए। एक तो ये मांग की गई है 8वें वेतन आयोग में। दूसरा, समान मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7वें सीपीसी में 2.57 से 2.8 का अलग अलग फिटमेंट फैक्टर लगाया गया था। तो दोस्तों आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, 2.57 जो है, जो रिटायर्ड कर्मचारी थे, पेंशनर थे, तो उनकी पेंशन में 2.57 का लगाया गया। इवन की जो जवान हैं, शायद लेवल 3-4 के तक के जो है, उनको भी 2.57। उसके बाद जैसे जैसे रैंक ऊपर बढ़ते गए, टॉप लेवल तक जो है 2.8 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। जबकि नीचे वालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ज्यादा होना चाहिए भाई, है ना, उनको कम मिलती है तो उनको, लेकिन वहां उल्टा ही हुआ। जो बड़े अधिकारी हैं उनका जाकर के 2.8 कर दिया, 81। बाकी 2.57 तो सभी रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए रहा, उनकी पेंशन में लगा, चाहे वो बड़े कर्मी वो थे रिटायर्ड या जो भी थे, ठीक है ना, अलग अलग लेवल। अच्छा, निचले स्तर पर और कम मिला, एक समान फैक्टर हो निचले स्तर पर, जैसे मैंने आपको बोला ये 2.57 या शायद 4 और 5 तक, यानी किसी जवान हवलदार तक 2.57 ही था सर्विंग के लिए भी, ठीक है। तो आप चेक कर लेना, फिर भी कंफर्म, वैसे मैं कंफर्म हूँ, फिर भी आप चेक कर लेना। अगला डिमांड था दोस्तों, सिपाही ग्रुप वाई की स्टार्टिंग पे बढ़े, ठीक है, जो सिपाही से, क्योंकि भैया सिपाही से निकलते हैं जेसीओ जवान, तो सिविल पुलिस कांस्टेबल से भी कम पे मिलती है। सिपाही को पे मैट्रिक्स लेवल 5 में रखा जाएगा। अभी सिपाही किस में आते हैं आपको पता ही है दोस्तों, पे लेवल 3 में आते हैं,
फिर नायक साहब आते हैं आपके पे लेवल 4 में, फिर पे लेवल 5 में हवलदार। तो सिपाही को पे लेवल 5 से स्टार्ट करने की बात यहाँ पर ये मांग की गई है। आर्मी क्लर्क को ग्रुप वाई से ग्रुप एक्स की मांग की गई है कि भाई जो आर्मी क्लर्क हैं, ठीक है ना, चाहे वो बीएसएफ के भी हैं, लेवल 4 पर हैं, आर्मी क्लर्क लेवल 3 पर हैं, है ना, क्योंकि आर्मी क्लर्क अगर सिपाही रहेगा तो वो लेवल 3 से ही शुरू होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो इनको जो है, जो क्योंकि आर्मी क्लर्क है तो इनको जो है ग्रुप एक्स में रखने की मांग की गई है। सिपाही ग्रुप एक्स की पे का पुनर्गठन, आपको पता ही है दोस्तों, ग्रुप एक्स पे को बेसिक पे में मिलाया जाए। जो ग्रुप, अब इससे फायदा क्या है दोस्तों, जो एक्स ग्रुप वालों को आपको पता है कि ग्रुप पे मिलती है उनके एक्स ग्रुप की, तो उसको बेसिक में मर्ज, उनके बेसिक में मर्ज करने की बात कर। और बेसिक में अगर मर्ज हो जाएगा दोस्तों उसका बड़ा फायदा है, क्योंकि डीए डीआर सब कुछ मिलता है उसमें, अलाउंसेज, और उसके अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेट होंगे, ठीक है। इंक्रीमेंट, पेंशन, ग्रेजुटी सब में गिना जाए, यानी कि जो बेसिक जो ग्रुप एक्स पे होती है उसमें चाहे इंक्रीमेंट मिल रहा है 3% हर साल का, 6% की मांग अब कर रहे हैं, या पेंशन, ग्रेजुटी, तो इससे इनको सारा बेनिफिट मिल पाएगा अगर ये बेसिक पे में मर्ज हो जाता है, ठीक है। ऑनरी कमीशन्ड ऑफिसर का दर्जा बहाल हो। अब ऑनरी कमीशन में ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, ठीक है, आपको पता ही है। फोर्थ पे कमीशन में ऑनरी कैप्टन की पे मेजर के बराबर थी। तो पहले डिमांड यह थी कि ऑनरी कैप्टन जो हैं उनकी पे पहले मेजर के बराबर होती थी, अब लगातार गिरावट आई है, कम से कम एक लेवल ऊपर रखा जाए, तो एक लेवल और ऊपर की बात की गई है, ठीक है। एमएससीपी में भी सुधार की बात की गई है। अभी जेसीओ ओआर 15-20 साल में रिटायर हो जाते हैं, तीसरा एमएससीपी 24 साल बाद लगता है, 24 साल में लगता है, लगभग कभी नहीं मिल पाता, मतलब सबको तो नहीं मिल पाता। इंटरवल अभी अभी है 8, 16, 24, ठीक है। तो मांग क्या है, 5, 10, 15 की मांग की गई है, ठीक है। 5 साल में पहला एमएससीपी लग जाना चाहिए, दूसरा 10 साल में, तीसरा 15 साल में, ठीक है। रैंक रिस्ट्रक्चरिंग में जेसीओ, एनसीओ और ओआर को शामिल किया जाए, ठीक है। अधिकारियों को टाइम स्केल प्रमोशन मिली, जेसीओ को नहीं, ठीक है। सभी रैंक के लिए समग्र और न्याय संगत पुनर्गठन हो, तो ये भी है। जेसीओ से कमीशन्ड ऑफिसर कैडर में 50% तक प्रमोशन, तो जो अधिकारी बनते हैं तो उसमें भी जो है जेसीओ से 50%, अगर वो टेस्ट वेस्ट देते हैं तो उनको डायरेक्ट अधिकारी रैंक में ले लिया जाए। 50% जो एक यूनिट की संरचना है तो उसमें 50% जेसीओ से अधिकारी होने चाहिए, मांग यह है, ठीक है। अनुभवी जेसीओ ओआर का पूल उपलब्ध है, डिपार्टमेंट प्रमोशन का स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म बनाया जाए। 6वें वेतन आयोग से पहले पेंशन बेनिफिट बहाल हो, ठीक है। मैक्सिमम पे स्केल पर पेंशन प्लस वेटेज, 6वें पे कमीशन में लेटरल एंट्री का बहाना लेकर बनाकर हटाया। तो ये सारी चीजें लिखी गई हैं, ठीक है, आप यहां पर देख रहे हैं। तो 75% पेंशन का फार्मूला, अभी आपको पता है लास्ट पे का 50% मिलता है, जो इमोलमेंट है उसका 50%, लेकिन 75% की मांग की गई है जैसा कि पहले मिलता था, ठीक है। मिनिमम गारंटीड पेंशन 7 CPC में इसका कोई प्रावधान नहीं, हर रैंक के लिए न्यूनतम पेंशन की गारंटी हो। न्यूनतम पेंशन की हर रैंक के लिए गारंटी की मांग की गई है कि भाई इससे नीचे तो मिलेगी ही नहीं पेंशन, ठीक है। तो ये वाला न्यूनतम वेतन, हालांकि जैसे आपको पता है कि अभी क्या है न्यूनतम पेंशन आपको 9,000 रुपए है ना, तो उस हिसाब से वो कर रखा है कि भाई इस न्यूनतम पेंशन होना, गारंटीड होना चाहिए उतना। डिसेबिलिटी पेंशन स्लैब सिस्टम बहाल हो। अब डिसेबिलिटी पेंशन जैसे मिलती है कि भाई किसी को 30%, 50% उस हिसाब से मिलता है, तो इसमें स्लैब सिस्टम की मांग की गई है। स्लैब सिस्टम में समझ रहे हैं आपकी, भैया ऐसा नहीं है इतने से इतने परसेंट है तो इनको इतने रुपए मिलना चाहिए, इतने से इतना परसेंट तो इतना रुपए, ऐसे नहीं कि किसी की बेसिक कम हो गई आपको 60% मिल रहा है तो उससे कम हो जाता है। तो इन दोनों में से भी इससे जेसीओ ओआर को नुकसान हो रहा था। सिस्टम हाइब्रिड होना चाहिए, यानी कि इन दोनों में से जहां पर जो भी ज्यादा मिले उस चीज को जो है डिसेबिलिटी पेंशन दिया जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं, जब कैलकुलेशन हो कि भाई या तो उसकी बेसिक से लगा रहे हैं या फिर एक स्लैब लगा रहे हैं। स्लैब से अगर नीचे बेसिक जा रही है तो स्लैब के अकॉर्डिंग मिले, स्लैब से ऊपर अगर बेसिक के हिसाब से डिसेबिलिटी काउंट हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो यहां पर मिले। तो ये मांग की गई है जो भी ज्यादा हो, जिसको बेनिफिशियल हो वो मिले। फैमिली पेंशन की इनहेंसमेंट रेट की अवधि बढ़े। अभी क्या है आपको पता है दोस्तों कि मृत्यु के 7 साल या फिर जो है 67 साल जो भी पूरे हो जाए पहले, ठीक है, लेकिन 60 साल से कम उम्र। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक जस्टिफिकेशन दिया गया है कि 57% डिफेंस पेंशनर्स 60 साल से कम की उम्र के ही हैं, ठीक है। जेसीओ ओआर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है और परिवार को लंबे समय तक सपोर्ट चाहिए।
ठीक है। इनहेंस फैमिली रेट 7/10 साल की सीमा हटाकर, देखो 10 साल होती है बेसिकली सर्विस वाले के लिए, जो सर्विस में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो 10 साल होती है इनहेंसमेंट रेट पर जो फैमिली पेंशन मिलती है। अगर रिटायरमेंट के बाद होता तो 7 साल या 67 ईयर्स वट एवर जो भी पहले हो जाता है। ठीक है, तो इसको हटाकर सीधा 67 साल करने की मांग की। अभी मतलब क्या है इसका भाई, कि किसी की उम्र 50 साल है, 50 साल में अगर उसकी डेथ हो गई तो 7 साल के लिए यानी कि 57 साल के लिए इनहेंस रेट पर मिलेगी, उसके बाद जो है फिर बंद हो जाती है। किसी की 40 है, 40 में हो जाता है तो 47 साल तक होगा। ठीक है, तो इस चीज को खत्म करके केवल एक इसकी मांग की गई कि 67 साल तक कंटिन्यू चलता रहे। अगर किसी की मृत्यु अगर 40 या 50 या 60 या 55 में जब भी हो जाती है, लेकिन वो कंटिन्यू 67 साल तक इनहेंस रेट पर फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए। ठीक है, रिजर्विस्ट के लिए भी दोस्तों ओआरओपी की मांग की गई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी है जस्टिफिकेशन, वैसे ही जो है रिजर्विस्ट पेंशन जो है बहुत कम है संख्या में। ठीक है, फाइनेंशियल बर्डन भी उनका वो हटेगा इससे। एक्टिव सर्विस में शहीद की नेक्स्ट ऑफ किन को जॉब गारंटी। ठीक है, तो जॉब की भी गारंटी मांगी गई है यहाँ पर कि अगर कोई शहीद होते हैं, ठीक है, एक्टिव सर्विस में, तो शहादत के बाद एज डिपेंडेंट पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं। फैमिली की परिभाषा में डिपेंडेंट पेरेंट को भी शामिल करने की बात की गई है। जरूरत पड़ने पर सिबलिंग को यानी कि भाई बहनों को भी कंपनसेट अपॉइंटमेंट मिले, मतलब ठीक है ना, कोई जॉब मिल सके इस उसमें। तो कुल मिलाकर दोस्तों बात यह है, ये डिमांड्स की गई हैं, आपने देख ली है। और अभी मैं आपको उसमें ऑडियो दिखाऊंगा, उसमें दोस्तों साफ कहा गया 8वें वेतन आयोग की तरफ से, आप ये सारी जो भी डिमांडें दे रहे हैं आप बिल्कुल आपको ये सारी की सारी डालनी पड़ेगी किसमें, 8 CPC के पोर्टल में। और इसका कारण भी बताया उन्होंने कि आप ये तो दे ही रहे हैं हार्ड कॉपी हमको, लेकिन आप उसमें डालिए जितने भी संगठन, और वो 30 अप्रैल तक का समय है। और हम इसलिए कह रहे हैं कि जितने भी पोर्टल पर रहेंगे तो वहां पर AI का यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा, उनको एक कंपाइल कर दिया जाएगा कि भाई किसी ने 4 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, किसी ने 3 की है, किसी ने 2.5 की है। ठीक है, उनके आगे लॉजिक लगाए गए हैं कि भाई इसका ये लॉजिक है, इसका ये लॉजिक है। तो इसको एनालाइज कौन करेगा, AI करेगा। AI में सारा अपलोड किया जाएगा कि भाई अब एनालाइज करो कि भाई कितना फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए, किस चीज के पीछे क्या लॉजिक, क्या कितना वो सही है। क्योंकि भाई बोलने को तो मैं भी कुछ बोल दूंगा, कोई दूसरा कुछ भी बोल देगा। ठीक है, तो इनको सबको वो करके एक कंपाइल करके एक AI बताएगा कि नहीं जी आपका फिटमेंट फैक्टर 4 तो हो नहीं सकता, 2 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसा है कि इसका बीच का 2.4 दे दीजिए, 2.8 दे दीजिए। ठीक है, वो जितना भी मतलब AI कैलकुलेट करेगा इसको कुल मिलाकर के पूरा हिसाब किताब देखने के बाद। हालांकि अगर आप चाहें कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं कि AI क्या कहता है कि जो अभी तक हुए हैं 4 से लेकर इतने सारी मांगे हो रही हैं, तो कितना फिटमेंट फैक्टर और बेसिक सैलरी निकाल रहा है AI, अगर आप चाहें तो वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको इस पर वीडियो लेकर के आ जाऊंगा कि AI क्या कहता है। ठीक है, बाकी दोस्तों आप भी चाहें तो 8 CPC के पोर्टल में ये सारा डालना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके ये काम होना है। 30 अप्रैल तक का समय है। और बाकी जो देहरादून में जो मीटिंग हुई थी तो उस पर क्या कहना है राजीव बहल जी का, वॉइस ऑफ एक्सटेंशन सोसाइटी के अधिवक्ता हैं वो। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है कि 8वें वेतन आयोग से किस प्रकार से बात हुई, वो आप वीडियो में आगे सुन लीजिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो मेमोरेंडम हमने भेजा है, आज हमें वॉइस ऑफ एक्सटेंशन सोसाइटी को 8th पे कमीशन ने बुलाया था, क्योंकि हमने उनको कुछ दिन पहले अपना मेमोरेंडम भेजा था 15 तारीख को। तो उन्होंने आज हमें बुलाया था। तो आज देहरादून के अंदर मीटिंग थी, तो वहाँ पर उन्होंने हमें बुलाया। मैं और हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वीर बहादुर सिंह जी, हम दोनों ने विजिट किया और हमने सारे पॉइंट अपने रखे। इनिशियली हमें सिर्फ 4 से 5 मिनट मिले थे कि आपने 4 या 5 मिनट के अंदर अपने सारे पॉइंट्स समराइज करने हैं। लेकिन जब हमने बताना शुरू किया, मेंबर्स जो कमीशन आए हुए थे, कमीशन के मेंबर्स, वो बड़े हेल्पफुल थे, बड़े पेशेंटली उन्होंने सुना। तो करीब करीब 1 घंटा डिस्कशन चली और हर मुद्दे के ऊपर डिस्कशन हुई। हमने उनको अपने सारे पॉइंट रखे और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, मीटिंग अच्छी रही। अब लेकिन एक बात जो वहाँ पर निकल करके आई है, वो ये निकल के आई है, वो कहते हैं कि आपने कुछ भी कहना है। हालांकि हमने तो
ऑनलाइन भेज दिया था। उनका कहना कि आपने कुछ भी कहना है, कोई भी मेमोरेंडम, कोई भी डिमांड, कोई भी रिप्रेजेंटेशन आपकी है, तो आप उसको एड्स पे मिशन की वेबसाइट के ऊपर जा करके 30 तारीख से पहले पहले डाल दो, लिख दो। कहते हैं कि आप समझो कि उन्होंने जो हमसे कहा कि हमारी वेबसाइट इस तरह से डिजाइंड है कि वहाँ से जो आप लिख के भेजोगे तो उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगेगी, वो उसको सेग्रीगेट करेगी, सेग्रीगेट करके कंपाइल करके, और वो जो है उनके स्टाफ को आ जाएगी। फिर उनका जो स्टाफ है, वो कहते हैं हमारे पास बहुत सारा स्टाफ है जो कि इनके ऊपर काम करेगा, सारी की सारी सजेशंस वगैरह जो भी है उनको सेग्रीगेट करेगा। और कहते जो हम आप लोगों से मिल रहे हैं, जो हमारे नोट्स हैं, वो भी उनकी टीम को जाएंगे। जब उनकी टीम को जाएंगे तो वो सारे के सारे फिर कंपाइल होंगे और उसके ऊपर काम होगा। तो मेरी आप सबसे ये सजेशन है, अगर आपका कोई भी पॉइंट है जो कि आप एड्स पे मिशन के सामने रखना चाहते हैं, आप उसको एड्स पे मिशन की वेबसाइट के ऊपर जा करके वो पॉइंट लिखो और लिख करके सबमिट करो। जब आप सबमिट करोगे तो आपको एक आईडी मिल जाएगी कि भैया ये आपकी आईडी है, इसके तहत आपकी जो सजेशन है या जो आपका मेमोरेंडम है या जो भी आप कहना चाहते हैं वो एड्स पे मिशन को पहुंच गया है। धन्यवाद। जय हिंद। राजीव बहल, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी।